हेलो डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, 11th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जो है वो क्या होती है? सबसे पहले आनुवांशिकी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आनुवांशिकी होती क्या है, जेनेटिक्स जो है वो होती क्या है। तो आनुवांशिकी जो है वो एक ब्रांच है, एक शाखा है जीव विज्ञान की। आनुवांशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता आनुवांशिकता और विविधता, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता दोनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिकता और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? आनुवांशिकी। क्लियर? अब यहाँ पर दो शब्द आए हमारे पास में, एक तो आनुवांशिकता और विविधता। ये क्या होते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया आनुवांशिकी क्या होती है, लेकिन यहाँ पर दो शब्द और आए हैं, एक तो आनुवांशिकता और एक विविधता। तो अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो आनुवांशिकता है इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जितने भी आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण का जो जनक होते हैं, जनक यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता हैं जो होते हैं, वो जनक से उनकी जो संतति होती है उसमें, जनक से संतति में जिन लक्षणों का मतलब स्थानांतरण होता है, इसका मतलब आनुवांशिक लक्षणों का जनक माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कहां पर वो स्थानांतरण होना? संतति में। इसका मतलब ये होगा कि जनक से आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण संतति में होना। क्लियर? यानी कि जो अपने माता पिता होते हैं उनसे उनके आनुवांशिक लक्षण कहाँ जाते हैं? उनकी संतान में। उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता। क्या बोलेंगे उसको हम? आनुवांशिकता। क्लियर? नंबर 2 पर आता है विविधता। विविधता क्या होती है? विविधता तब होती है जब ये आनुवांशिक लक्षण जनक से जब संतति में जाते हैं उस समय इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। कब? उस समय जब आनुवांशिक लक्षण जो है वो जनक से जब संतति में जाते हैं उस समय उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को ही क्या बोलते हैं? विविधता। उन परिवर्तनों को ही क्या बोलते हैं? विविधता। और ये परिवर्तन कब होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय। जो हम आगे जो आएगा कोशिका विभाजन उस समय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सबसे पहले आनुवांशिकी क्या होती है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर आनुवांशिकता और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकता क्या होती है? यहाँ पर दो शब्द हैं, आनुवांशिकता और विविधता। तो आनुवांशिकता क्या होगी? आनुवांशिकता का मतलब जब जनक से आनुवांशिक लक्षण कहाँ जाते हैं? संतति में। क्लियर? वो तो होती है आनुवांशिकता। उसके अलावा विविधता क्या होती है? जब ये आनुवांशिक लक्षण जनक से संतति में जाते हैं उस समय इन आनुवांशिक लक्षणों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे कि जो बालों का रंग होता है ये आनुवांशिक लक्षण है, और जो बालों का कलर जो है, किसी के घुंघराले होते हैं, किसी की वाइट होते हैं, किसी की कैसे होते हैं। इनके अलावा जो आँख होती है, आँख जो है उनका जो रंग होता है वो उस समय यदि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विविधता। और इन दोनों का अध्ययन किसमें करते हैं? आनुवांशिकी में। क्लियर? उसके बाद जो आनुवांशिकी जो शब्द है,
आनुवांशिकी शब्द ये दिया था बेटसन ने, आनुवांशिकी शब्द दिया था बेटसन ने 1905 में, जिसका अर्थ होता है वृद्धि करने से, वृद्धि से या फिर वृद्धि करने से। इसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि करने से होता है। क्लियर? उसके बाद जो आनुवांशिकी है इसकी जो जनक है, जनक आप 10th क्लास में पढ़ गए होंगे। जनक, जनक कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए थे। ठीक है, वो कैसे की थी देखो अभी बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेगर जोहन मेंडल की। ग्रेगर जोहन मेंडल जो है इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया जो देश है उसमें हुआ था। ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रिया देश का एक शहर है ब्रून, ब्रून शहर में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश की ब्रून शहर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ग्रेगर जोहन मेंडल है, उन्होंने 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? जो ब्रून शहर है, ब्रून शहर, ब्रून शहर में मठ जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार जो मठ है उस मठ में पादरी का कार्य किया। किसने? ग्रेगर जोहन मेंडल ने। ठीक है, और उसी समय 1843 ईस्वी में ही इसे किसकी उपाधि मिली? ग्रेगर की। ग्रेगर की जो उपाधि है उसे कब मिली थी? 1843 ईस्वी में। कब मिली? जब वो ब्रून शहर का जो मठ है उसमें पादरी का कार्य कर रहे थे उस समय। उसके बाद 1851 से 1854 तक मेंडल जो थे वो चले गए वियना शहर, वियना। तो वियना जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, वहां पर जाकर उसने वियना विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स, गणित और नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान की उपाधि प्राप्त की। 1851 से 1854 तक मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस, गणित और प्राकृतिक विज्ञान की उपाधि प्राप्त की। क्लियर? उसके बाद ग्रेगर जोहन मेंडल 1856 में वापस ब्रून शहर आए। वापस कहाँ गए? ब्रून शहर। और ब्रून शहर आकर उन्होंने जो मठ था, ठीक है, उसमें जब पादरी का कार्य कर रहे थे उन्हें ग्रेगर की उपाधि मिल गई थी। अब यहाँ पर आकर उन्होंने जो मठ है, मठ में जो उद्यान था, बगीचा, उस बगीचे में मटर के पौधे लगे हुए थे। पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवा या सेटाइवम, ठीक है, पाइसम सेटाइवम उद्यान जो मटर है उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किए, संकरण प्रयोग किया। 1856 से 1864 तक, 1856 से 1864 तक उन्होंने मटर पर क्या किए? संकरण प्रयोग किए। उसके बाद उन्होंने 1865 में जो प्रयोग किए थे मटर पर, उसको उन्होंने जो ब्रून शहर है, ब्रून शहर में एक सोसाइटी है, ब्रून सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस जो सोसाइटी है इसमें क्या किए? जब मटर के ऊपर प्रयोग किए, जितने भी मतलब रिजल्ट, परिणाम निकले, जितने भी निष्कर्ष निकले, उसको यहाँ पर लेके आए। कहाँ पर? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पर क्या कि उन्होंने अपने जितने भी परिणाम निकले थे उनको लेकर आए। कहाँ पर? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। फिर इस सोसाइटी ने 1800
66 ईस्वी में रोम सोसाइटी ऑफ नेचुरलिस्ट जो सोसाइटी है, इसने 1866 ईस्वी में क्या किया, इसने यहाँ पर एक से मतलब कि अखबार जो है पत्रिका, उसमें शीर्षक लिखा पादप पर संकरण प्रयोग, पादप पर संकरण प्रयोग, एक शीर्षक लिखा पादप पर प्रयोग, पादप पर संकरण प्रयोग, एक शीर्षक लिखकर जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसके जो रिजल्ट थे उनको क्या किया, प्रकाशित किया 1866 में। लेकिन जो मेंडल है उसे उसकी जो प्रयोग किए थे उसका महत्व नहीं मिला। ठीक है, महत्व क्यों नहीं मिला वो हम आगे बताएंगे अभी ना। उसके बाद 1884 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1884 में जो मेंडल है उसकी की गुमनाम एक पादरी के रूप में ही क्या हो गई, मृत्यु, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार की मतलब कि वैज्ञानिक उपाधि प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट थे। 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, एक तो ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, नंबर 3 एरिक वान सिगमैक या सेरमैक। ये 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, एरिक वान सिगमैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में तीनों ने अलग अलग मटर पर क्या की, प्रयोग किए। और जब इन्होंने प्रयोग किए इनका जो रिजल्ट निकला वो किसके समान था, बिल्कुल मेंडल जो है उसके बिल्कुल क्या था, समान था। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसके बिल्कुल क्या थे, सिमिलर थे एकदम, इनके जो रिजल्ट थे वो। इसलिए उनकी मृत्यु की 16 साल बाद मतलब 1900 ईस्वी में मेंडल जो है उनको आनुवांशिकी का जनक कहा गया। उनकी मृत्यु के 16 साल बाद उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्यों कहा गया, क्योंकि 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने अलग अलग मटर पर प्रयोग किए और तीनों का रिजल्ट किसके समान था, मेंडल की जो प्रयोग किए थे उनके जो रिजल्ट निकले थे उनके बिल्कुल समान था। इसलिए उनकी मृत्यु के 16 साल बाद उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया, उन्हें वैज्ञानिक की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, मेंडल जो है उसने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, क्या रीजन था मटर के पौधे का चयन करने का। तो नंबर 1, सबसे पहले कि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, साग होता है, मतलब 1 वर्ष में ही उसमें क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा मतलब कि उसकी पीढ़ी प्राप्त हो सकती है। और साकीय होता है मतलब बहुत छोटा होता है, उन्हें बहुत छोटी जगह में उगाया जा सकता है, उद्यान में उगाया जा सकता है या फिर किसी गमले में उगाया जा सकता है। ठीक है, नंबर 2, मटर का जो पौधा है उसकी अनेक किस्में होती हैं, उनकी जो किस्म होती हैं वो 1 से ज्यादा होती हैं, इसलिए अलग अलग किस्मों के बीच में संकरण करवाया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, नंबर 3, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। द्विलिंगी होने के कारण उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। अब स्वपरागण परपरागण क्या होते हैं, देखो सबसे पहले होता है परागण, और परागण के 2 टाइप्स होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, स्वपरागण का मतलब क्या होता है, फिर देखो जैसे कि कोई भी पादप है, ठीक है, और उसमें उसके दोनों यदि युग्मक उपस्थित हैं
जैसे यहाँ पर दो पादप है, ठीक है, दो अलग अलग पादप हो गए, और ये वाला जो इसका पार्ट होता है ये तो इसका होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। अभी आगे आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। और ये वाला जो इसका पार्ट होता है ये होता है नर युग्मक, नर युग्मक। ये मादा युग्मक और ये वाला नर युग्मक। क्लियर? यानी कि द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पादप जिसमें उसके दोनों युग्मक उपस्थित हो, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी। मतलब एक ऐसा पादप जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो, उसे बोलेंगे हम द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब दोनों लिंग वाले एक ही पादप पर क्या हो, उपस्थित। तो मटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, स्वपरागण। इसका मतलब सबसे पहले परागण क्या होता है, परागण। परागण का मतलब होता है जब किसी एक पादप की परागण, परागकण होते हैं नर युग्मक, परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक। जब किसी एक ये पादप है, इसकी परागकण हो गई नर युग्मक की, वो यदि यहाँ से जाएं, उड़कर हवा के द्वारा जा सकते हैं, जल के द्वारा जा सकते हैं, किसी पक्षी के द्वारा जा सकते हैं, कीट के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक पुष्प के परागकण एक पादप से कहाँ जाते हैं, दूसरे पादप की वर्ती कागज पर जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, वर्ती कागज पर जाकर उसे परागित कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परागण। एक पादप की परागण दूसरे पादप की वर्ती कागज पर पहुंचकर उसे क्या कर देते हैं, परागित। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, नंबर एक स्वपरागण और नंबर दो परपरागण, परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जब यदि इस ये वाला जो पादप है एक, इस पादप के यानी जो नर युग्मक है परागकण, वो यदि इसी पादप के पुष्प को क्या करते हैं, परागित करते हैं। जब यदि एक ही पादप के परागकण उसी पादप की वर्ती कागज पर पहुंचकर उसे क्या कर देते हैं, परागित कर देते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पादप काम में आ रहा है, एक ही पादप का नर युग्मक है और उसी पादप के मादा युग्मक वर्ती कागज पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं और उसे क्या कर देते हैं, परागित कर देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। परपरागण का मतलब जब एक पुष्प के नर युग्मक यानी कि परागकण ये वाले जब दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचते हैं और उसे क्या कर देते हैं, परागित कर देते हैं। यानी कि इसमें पादप कितने हो गए, दो पादप कितने हो गए, दो अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परपरागण। तो में जो मटर है उसका पादप कैसा होता है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पादप पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें आसानी से क्या हो जाता है, स्वपरागण। क्लियर? नंबर 4, मटर जो है उसके जो पुष्प होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए इसमें आसानी से परपरागण करवाया जा सकता है। बड़े होने के कारण उसमें आसानी से परपरागण की क्रिया करवाई जा सकती है। नंबर 5, मेंडल ने मटर के अनेक विपर्यासी लक्षण हैं उनको क्या किया था, चुना था, चयन किया था। अनेक विपर्यासी लक्षण उनका क्या किया था, चयन किया था। तो ये कुछ लक्षण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना, ठीक है।